नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। चुनाव में धर्म का इस्तेमाल, ये कैसा लोकतंत्र? चुनाव में धर्म का इस्तेमाल, ये कैसा लोकतंत्र? इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। और जब हम धर्म की बात बोलते हैं तो सिर्फ धर्म नहीं, जाति भी, भाषा भी, या वो सारी बातें जिसके आधार पर वोट मांगना हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रोका गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, आप जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, आप ऐसे ही भाषा या किसी अन्य आधारों पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखी हुई बातें, इस पर अमल हो पाता है? भारतीय लोकतंत्र में राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय पर सोचने का वक्त आ गया है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो इसकी बुराइयों को हमें दूर करना पड़ेगा। बुराइयों को दूर किए बगैर हम लोकतंत्र बोल भी नहीं सकते, या हम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक सिस्टम में जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। तो हम इस बात की भी चर्चा करते रहे हैं कि हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं वास्तव में ये इसमें बहुमत तक परिभाषित नहीं है। वो भी एक बड़ी बहस है। सत्य बहुमत किसे कहें, सच्चा लोकतंत्र किसे कहें, जो बहुमत है वो सत्य बहुमत है कि नहीं, जो बहुमत है उसको सुधारे जाने की जरूरत है कि नहीं, ये सारी बातें हैं जिस पर कि हम चर्चा कर सकते हैं, हमें चर्चा करना चाहिए। चुनाव में धर्म का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग खामोश है, उसके पास सारे अधिकार हैं कि वो धर्म के चुनाव में इस्तेमाल को रोके, लेकिन घोषणा पत्र पर खुलेआम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर का निर्माण कराएंगे लिख करके बीजेपी राजनीति करती रही। चुनाव आयोग ने कभी रोका नहीं। ऐसा नहीं कि उस समय बीजेपी का ही शासन रहा हो, लेकिन तब भी चुनाव आयोग तो हमेशा निष्पक्ष और तटस्थ होता है, माना जाता है, उसको रहना चाहिए। लेकिन ये एक उदाहरण नहीं है, कई एक उदाहरण है। भाई वोट मांगते समय अगर हम कहें कि बजरंगबली का नाम ले लेना, तब वोट लगाने के बाद, ये भी धर्म के आधार पर वोट मांगना है। जब हम कहने लगे कि कपड़े ऐसे पहचाने जाते हैं वोट की चुनावी रैली में, तो ये भी धर्म के आधार पर वोट मांगना है। और जाति के आधार पर तो खुलेआम टिकट का बंटवारा हुआ, कौन किस जाति से किसको कितना सीट देना है नहीं देना है, सब जाति देख के उम्मीदवार तय किए जाते हैं। ये सच्चाई है। जाति देख करके गठबंधन किए जाते हैं। गठबंधन की राजनीति का आधार ही जाति और धर्म है। ये हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी विद्रूप सच्चाई है जिसको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं और एक तरफा बोलते रहते हैं कि हम बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, महान लोकतंत्र में जी रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, नामचीन लोगों का पैनल। हम आपको रूबरू कराते हैं अपने पैनलिस्ट साथियों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास कुमार जी, सामाजिक जी, जी, कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविकांत ओझा जी। रविकांत ओझा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं। हमारे साथ सुनील पांडे जी जुड़ रहे हैं देहरादून से और बहुत जल्दी विजिबल भी होंगे। शायद नेटवर्क का कोई इशू चल रहा हो, मैं स्क्रीन से तब तक उनको बाहर रखता हूं जब तक वो विजिबल नहीं हो जाते। मैं और भी लोग जुड़ेंगे, ओमनाथ भी जुड़ेंगे। ओमनाथ जी युवा पत्रकार हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। और जैसे जैसे पैनलिस्ट जुड़ेंगे हम आते हैं, बात करते हैं। मैं रविकांत ओझा जी आपके पास ही आना चाहता हूं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दावा तो कम से कम हमारा यही है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो लिखी हुई बात है, मैं उसको टिकर में चला देना चाहता हूं कि हमारे दर्शक पढ़ सके। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वो हिस्सा, सेक्शन 123,
जिसमें कहा गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, जिसमें ब्राइबरी शामिल है, किसी को इन्फ्लुएंस करना शामिल है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना शामिल है, और वैसी दो समुदायों में एनमिटी ना हो, दुश्मनी ना हो, नफरत फैलाने वाली बातें ना हो, इस तरह की चीजें शामिल हैं। धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर यानी नस्ल के आधार पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, कम्युनिटी यानी समुदाय के आधार पर ये नफरत फैलाने की बातें नहीं होनी चाहिए, ये बात कही जाती है। लेकिन क्या रविकांत ओझा जी, आपने तो इतने चुनाव कवर किए हैं, आपने देखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का ये हिस्सा कभी एप्लीकेबल हो पाया, इम्प्लीमेंटेबल रहा? जी, हमारे साथ ओम जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जी, आप म्यूट हैं लगता है रविकांत जी। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, प्रश्न आपने सुना विकास जी, और जुड़ेंगे रविकांत जी से, फिर बात होगी। विकास जी आप बताएं, आपने देखा क्या कभी? हेलो जी विकास जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, सवाल आपके सामने वही है जो एक रविकांत बार ओझा जी के पास था। एक बार दोबारा बताएं, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज और अच्छा, लिपसिंग मैच नहीं कर रहा, हमारे, पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुरंत तुरंत आता हूँ। रविकांत ओझा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल मिल रही है। क्या मेरी आवाज हाँ, आपको मिल आपकी भी रही है? बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास मिल रही है। आप उत्तर दें, सवाल आपके पास था ऑलरेडी। जी जी जी, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि प्रेम जी ने फरमाया, ये बिल्कुल सही है कि एक्ट अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में धर्म का इस्तेमाल होता है और लगातार हो रहा है। असल मुझे ये मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल वोटरों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने जैसा है। मुख्य मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश और सत्ता प्राप्त करने का एक शॉर्टकट माध्यम है, एक शॉर्टकट है ये। हम मंडल और कमंडल के आंदोलन को हमने देख रखा है, और कमंडल के बाद भाजपा का जिस तरीके से प्रादुर्भाव हुआ, वो सत्ता के शिखर तक पहुंची। लेकिन क्या इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वोटरों ने वोट दिया? नहीं दिया। राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाते हैं, हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मिल जाते हैं, और इसी तरह से मुस्लिमों के नाम पर भी वोट लिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव में धर्म के इस्तेमाल पर जो कानूनी तौर पर रोक लगाई गई है, रोक लगाने की बात कही गई है, वो सैद्धांतिक तौर पर धरातल पर उतरता नहीं दिखता है। जी जी, मैं आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं रविकांत ओझा जी, कि निश्चित रूप से चुनाव में हिंदुत्व का भी इस्तेमाल हुआ है। हमने वो दौर भी देखा है जब इफ्तार पार्टियां ही तय करती थी कि किस चुनाव का रुख क्या होगा, मुसलमान किसको वोट करेंगे, वो भी दौर रहा है। तो और आज इस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो है डर दिखाकर, एक धर्म को दूसरे धर्म का डर दिखा करके वोट मांगे जा रहे हैं। तो लेकिन हमारा मूल कंसर्न ये है ओमनाथ जी, हमारा मूल कंसर्न ये है कि डर दिखा करके या चाहे जिस किसी तरीके से अगर हम धर्म के आधार पर ही वोट मांगेंगे, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्यों लोकतंत्र है फिर? ओम जी। देखिए, सवाल वही है, जहाँ डर आ गया, जहाँ लोभ आ गया, जहाँ मोह आ गया, तो फिर लोकतंत्र का कोई इस मायने बीच नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील पांडे जी, आपका स्वागत करते हैं। आप देहरादून से जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास। जी ओमनाथ जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, डर दिखा के, लोभ दिखा के, चाहे धर्म का डर हो, चाहे बाहुबली का डर हो, चाहे पैसे पैसे के बल पे हो, तो सही मायने में लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि जो वोटर है, आम जनता है, उसके लिए लोकतंत्र जैसे चुनाव आयोग प्रचार करती है कि महापर्व है, आप जाके इसमें मतदान कीजिए, लेकिन वो महापर्व जैसे हम माने एक इंतजार करते हैं कि होली कब आए, कब होगा, दिवाली कब होगी, उस टाइप से ये रह गया है। और इतना खर्चा किया जाता है चुनाव प्रचार में, माने पार्टियों की तरफ से। इलेक्शन कमीशन खुद भी माने प्रचार करती है कि माने आप जाके चुनाव में वोट डालिए, लेकिन ये जागरूक करने का ये निरंतर काम होना चाहिए। धर्म के आधार पे लोग वोट लेके तो आते हैं, लेकिन धर्म के आधार पे अगर वोट लेके आए तब भी उनकी बात नहीं करते हैं। आज तक तो धर्म के आधार पे बीजेपी वोट लेके आई, लेकिन क्या कर दी, किसी जो धार्मिक स्थल का, जैसे आप बनारस का कहेंगे चाहे एक दो का, लेकिन हमारे यहाँ वैसे नहीं है। हर गली चौराहे पे माने वो देवी देवताओं का प्रतिमा है, हर गली चौराहे में मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। तो खबर हमारे यहाँ क्या बनता है कि कोई एक सड़क किनारे हटा दिया, वो खबर बनता है, लेकिन ये वस्तुतः ये चीज है नहीं। लोगों को चाहिए कि जो धर्म की राजनीति होती है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये बकवास है। उनसे हम रोजी मांगे, रोजगार मांगे, उनसे नौकरी मांगे। आप प्रेम जी कभी चले जाइए सफदरजंग अस्पताल, कभी चले जाइए एम्स अस्पताल, आपको वहां एक बेड नहीं मिलेगा। आप इमरजेंसी में चले गए, आप किसी आरटीओ ऑफिस में चले जाइए, आप अपना डीएल बनवाने, बिना रिश्वत का आपका काम नहीं होगा। आप किसी एफआईआर, आपका मोबाइल गुम हो गया होगा, आप एफआईआर लिखवाने चले जाइए, वो बोलते हैं सहना दो, मतलब सहना उनके शब्दों में शायद होता है सूचनार, वो दे दो तो चलेगा, मैंने हम सूचना देने आए हैं। लेकिन जैसे एफआईआर की बात आती है वो आपको खुद फंसाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। आप मेरे साथ एक घटना घटी, उसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। हम पढ़ते थे, उस समय हम रूममेट के साथ थे, और वही रूममेट जो हमको मोबाइल खरीद के दिए थे वो हमसे बड़े थे। जब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, जब हम गए थाने में एफआईआर लिखवाने, तो बोले कि तुम्हारे साथ रहता कौन है। हम बोले कि फलाने व्यक्ति रहते हैं। तो वो बोले कि नहीं, वही चुराया है। जब उनको बताया कि अरे भैया वही हमको खरीद के फोन दिए हैं, तो बोला कि नहीं नहीं, तुम सहना लिखा दो, तुम मैंने इसको सूचनार्थ लिखा दो कि इसका मिसयूज नहीं होगा। लेकिन वो एफआईआर लिखने की जद्दोजहद नहीं किए। मुद्दा ये होना चाहिए कि पुलिस वाले बिना पैसे का एफआईआर नहीं लिखते हैं। आप आरटीओ ऑफिस में चले जाइए, वहां आपका कोई डीएल नहीं बनेगा। आप कोई परमिट लेने जाते हैं वो नहीं मिलेगा। आप अस्पताल में चले जाइए। ओमनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि जन सरोकार के मुद्दे, जो वो मुद्दे जिनसे दरकिनार हैं। जनता तकलीफ में है, वो मुद्दा बने, उनकी तकलीफें दूर हो, वो मुद्दा बने। बेसिक जरूरतें जो हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये जो बेसिक सुविधाओं से जनता दूर है, इन पर बात न करके धर्म के आधार पर बहुत आसानी से वोट मांग लेना, और ये बहुत आसान होता है। और प्रेम डेमोक्रेसी फिर किस बात की। प्रेम जी, आप पूछे वही धर्म आधार। जी, मैं आता हूं विकास जी के पास में। विकास जी, ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें जनता का विश्वास जीतने के बजाय धर्म के आधार पर धार्मिक वोटरों को अपने साथ किया जाता है। देखिए प्रेम जी, जो मेरा अनुभव है, जो मैं देखता हूँ, मैं भी चुनाव में कई बार वोट दे चुका हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के नाम पे एक नाटक ही होता है। ना ये लोकतंत्र है, ना चुनाव है। कहने के लिए चुनाव आयोग तो वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज के लिए प्रचार करता है, पता नहीं कितने बजट होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बस एक दिखावापन है सिर्फ। वास्तव में ये लोकतंत्र है और न चुनाव है। कारण कि जो भी आप सत्य बहुमत बोल रहे थे, तो मुझे लगा जो अभी आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है ना किसी भी पार्टी के लिए, जिसमें उसकी जिम्मेवारी तय नहीं थी। अभी आप जो कह रहे हैं कि लोगों से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दे, उस मुद्दे पे आने की क्या जरूरत किसी नेता, किसी पार्टी को। उसमें तो उनकी जवाबदेही तय होनी हो जाएगी, लोगों को उनको कटघरे में खड़ा करना शुरू करेंगे। फिर हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे इसलिए वो ध्रुवीकरण किया जाता है कि सत्ता के पर पहुंचना बहुत आसान है। वो एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो
हिंदू के नाम पे हो, मुसलमान के नाम पे हो, चाहे आप देखें अभी कभी हज के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे कई बार वो किया जाता है। कभी अभी आप कह रहे थे कि रोजा रमजान के नाम पे जो लोग इकट्ठे होते हैं नेताओं के साथ, ये सारे का सारा कारण है ध्रुवीकरण का। और ध्रुवीकरण होता क्यों है, इसके कारण में जाएंगे तो हमें समझ में आता है ये सारा खेल जो आप बहुमत का कह रहे हैं वो बहुमत ही है। बहुमत यदि जब हमारे को सरकार बनाने के लिए वोटों का बहुमत, जो मैं कुछ दिन पहले देख रहा था सत्यदेव चौधरी जी का एक कार्यक्रम में मैं भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें वो बहुमत की चर्चा कर रहे थे, तो वो बात मुझे बिल्कुल सही जमी कि जब सांसदों का बहुमत बनाना हो और उसी बहुमत से सरकार बनाने की बात हो तो वोटों की क्या आवश्यकता है, फिर तो ध्रुवीकरण करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़े से तो वोट कॉर्नर करने हमें, और वोटों से सीट आ जाती है और सीटों से सरकार बना लो। क्या जरूरत है जनता की बातों को सामने लाना, जनता की जरूरतों को सामने रखने की? उसमें तो आसानी से जी, सत्ता जी। के करीब पहुंचा जा मैं सकता है। मैं इस बात पर, इस विषय पर फिर लौटूँगा। मैं जी सुनील पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं और कई बार तकनीकी समस्या आ रही है, मैं उनका व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। सुनील पांडे जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपके पास सवाल यही है कि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि देश में जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, वो चुनाव वास्तव में जनता का वोट हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल और नफ़रत फैलाने जैसी पहल करने के बाद होती हैं। फिर से वो कट गए हैं हमारे साथ सुनील पांडे जी। मैं रविकांत ओझा जी का ध्यान लेता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ, बात करता हूँ। ऐसे में रविकांत ओझा जी, विकास जी जो बता रहे हैं कि लोकतंत्र तो वास्तव में तभी स्थापित होगा ना, जब जनता के बहुमत वाली सरकार बने। जब जनता को किसी झांसे में रख करके हम वोट ले लेते हैं और सांसद बन जाते हैं, और सांसद हमारे पास पर्याप्त हो या ना हो, लेकिन हम उनकी गिनती किसी तरीके से पुरा लेते हैं और सरकार बन जाती है, तो जनता की अहमियत तो कम हो गई ना। जनता की अहमियत स्थापित कैसे होगी? जब उनके वोट से सरकार का बनना सुनिश्चित होगा, तभी तो ये हेट पॉलिटिक्स खत्म होगी, धर्म का इस्तेमाल खत्म होगा, जी जाति जी का जी इस्तेमाल खत्म होगा। जी, रविकांत जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक आदर्श स्थिति है और लोकतंत्र को ऐसा ही होना चाहिए। क्या मैं हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र की आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए कि जनता के सरोकारों की बात हो, जनता के मुद्दों की बात हो, नौकरी की बात हो, महंगाई दूर करने की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, लेकिन धर्म का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें गौण हो जाती है। मुझे अभी याद आता है कि जब भारत आजाद हुआ था और सोमनाथ मंदिर बन रहा था, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण सरदार पटेल ने करवाया और राजेंद्र प्रसाद को उसके उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी ने उस समय इसका विरोध किया और कहा कि बतौर राष्ट्रपति आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ये एक गलत संदेश है। हालांकि ये अलग बात है कि राजेंद्र प्रसाद उसके बावजूद भी गए। तो मुझे लगता है कि नेहरू ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमें धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर बनने से उन्होंने नहीं रोका। सोमनाथ मंदिर बना, भव्य बना, आज भी एक भव्य स्वरूप में है, लेकिन वो राष्ट्रपति को, बतौर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोकना चाहते थे। उसके बाद आप आगे बढ़िए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म का इस्तेमाल हम किस तरीके से करें उस पर हमें सोचना चाहिए। गांधी भी धर्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका भजन था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे। वो धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल के विरोध में थी। धर्म का इस्तेमाल इस तरीके से इस कदर बढ़ा है भारत में कि आज देखिए कि जब वोट देने जाते हैं लोग, तो वो ईवीएम में बटन दबाने से पहले हिंदू बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं। ये स्थिति देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसी की वजह से आज लॉबीज क्रिएट हो रहे हैं। जाट लॉबी अलग है, भूमियार लॉबी अलग है, ब्राह्मण लॉबी अलग है, हिंदू महासंघ अलग है। तो ये सारी चीजें हमें जन वास्तविक मुद्दों से दूर कर,
तो इसके लिए हम सबको ही जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको ही धर्म के नाम पर वोट देने से बचना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अमुक यदि हमें हिंदू बनकर वोट मांग रहा है तो वो हमें क्या नौकरी दे रहा है, वो हमारी क्या बेसिक समस्याएं दूर कर रहा है, वो विकास की बात कर रहा है, तभी ये चीजें दूर। जी जी, हमारे साथ सुनील पांडे जी लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर भी हैं लेकिन विजिबल नहीं है। हमारी आवाज़ तो उन तक ज़रूर जा रही होगी, हम इंतज़ार करते हैं कि कैसे विजिबल हों। और मैं ओम जी के पास आता हूँ। ओम जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए पूरा देश की सारी पार्टियां इस बात को समझती हैं कि संविधान के हिसाब से लोकतंत्र चलना चाहिए, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, इन आधारों पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। ये स्पष्ट रूप से सब लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां इसको इग्नोर भी करती हैं। किस दल को नहीं मालूम है ओम जी कि इस देश में जो डेमोक्रेसी चल रही है वो डेमोक्रेसी भ्रष्ट तरीके से सरकार बना करके चल रही है, वैचारिक आधार पर विपरीत विचार वाले दलों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन फिर भी चल रही है। राजनीतिक दल तो मानने ही वाले नहीं है, तो रास्ता क्या हो, कैसे बताएं हम उनको लोकतंत्र सही करने के लिए, कैसे जागरूकता हो? देखिए, समझते तो सब हैं, लेकिन अपने वोटरों को समझाते नहीं हैं। उनका उनका सिद्धांत है कि देखिए, गुमराह करके वोट ले लो, 5 साल अपना कट गया। कोई एक सांसद अगर 15 साल सांसद रह गया तो उनकी तो जीवन एकदम ऐसों में कट रही है। वोटर 15 साल में जद्दोजहद, जो नमक खरीदने के लाइन में लगा हुआ है वो आज पानी खरीद रहा है। आप बताइए, आज से 20 साल पहले कोई पानी खरीदता था पीने के लिए? नहीं खरीदता था। लेकिन आज हर जगह बोतल बंद पानी है। तो इन सब मुद्दों को गौन करने के लिए आपको एक धर्म का आडंबर फैला के रखा जाता है और आप उसी में उलझे रहें और उससे आप बाहर निकल नहीं पाए। जैसे आप निकलेंगे, राम मंदिर का मुद्दा इतना जोर से अरे मंदिर जो बनना था कोर्ट के निर्णय पे बना, उसको भी क्रेडिट लेने वाले आ रहे हैं। कोई चीज अगर कोई चीज कोई बनवाए किसी तरीके से, आप वहां फोटो सेशन में जाके खड़े हो जाते हैं। तो आप तो चाह रहे हैं कि माने वोटरों को गुमराह करके जैसे हो वैसे वोट लो। ये हर पार्टी में है। आप पिछले दिनों से देखिए, माने ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो सत्ता में है वही सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष में है वो भी इसको पाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन वस्तुतः सवाल वही है जो हमारे रविकांत जी बोले हैं, चाहे विकास जी बोले हैं, कि बेसिक मुद्दा गौन हो जाता है इस चीज के माने चर्चा में। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करके आपके दिमाग में सिर्फ धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यही कराया जा रहा है। लेकिन इन सब का कोई समाधान नहीं है जब तक कि आप जेन्युइन चीजों पे बात न करें, सार्थक चीजों पे। हम लोग तो हमेशा सुनता रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना इतना है, इतना होता है, लेकिन आज तक वो खत्म क्यों नहीं हुआ 70 साल तक? चाहे ये मैंने कहने को बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, तो ये मैंने 10 साल इनका, 5 साल चाहे 4 साल जो भी जोड़ लीजिए वाजपेयी जी का गठबंधन के सरकार में, तो ये भी रहे ना। इतने सालों में क्या निदान किए? और ये लोग जो आंकड़ा बताते हैं कि इतना करोड़ में हम दे दिए, इतना दे दिए, अरे भाई यहाँ पे ओम जी 125 रास्ता करोड़। क्या है? ओम जी रास्ता क्या है, सो तो बताइए। देखिए, रास्ता है सत बहुमत का। सही मायने में जो लोकतंत्र का जो परिभाषा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही सबसे सर्वोपरि गुणगान में तो हम करते हैं जनता का कि जनता ही सब कुछ है, मालिक है, सर्वोपरि है। लेकिन जब बात आती है कुछ निर्णय लेने की, वहां पे जनता एकदम गौन हो जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यही समस्या, मूल जड़ में यही समस्या है। अगर जब तक सही मायने में आप अपने जिस पार्टी को वोट दिए हैं वो सत्ता में नहीं आएगी, तो इसका कोई भला होने वाला नहीं है। सांसद आप चुन देंगे, विधायक चुन देंगे, वो अपने मन मुताबिक जाके जो काम करना होगा वो करेंगे।
एक सांसद आप मान लीजिए आप चुन लिए, दूसरा चुन लिए, वो जाके उसको किसी को मैंने 5 पैसे का फायदा होगा, अगली बार उसको बोलेगा तुमको 8 पैसे का फायदा कराएंगे, तुम मेरे पास आ जाओ, उसके पास हो जाके उसकी ताली बजाने लगेंगे। उनको ये पता है कि जनता को कोई चीज से सरोकार नहीं है, उनको जैसे हम चाहे वैसे गुमराह करके उनका बहुमत हम ले लें, बाकी इनकी बल्ले बल्ले है, जनता जहां जाना है जाए, उससे कोई सरोकार किसी का नहीं है। चाहे आप लोकसभा में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, ये इतना माने भ्रष्टाचार है। आपको बता रहे हैं प्रेम जी, बिहार में दारूबंदी है, लेकिन चुनाव में चले जाइए, आपको हर बूथ पे आपको दारू का बोतल मिल जाएगा, इसका कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन वही अगर कोई एक से माने अगर पकड़ा जाएगा गरीब गुरबा, तो उसके लिए पूरा कानून है, उसको जेल में डालो, उठा के डालो। इतना दिन तक दारूबंदी हुआ, लेकिन आज तक आप बताइए कोई माफिया पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है। तो ये जनता चूंकि, प्रेम जी एक मिनट, जनता जो चाहती है उसके अनुकूल सरकार नहीं है, इसीलिए सरकार मनमाने तरीके से काम करती है। जी जी प्रेम इस जी, आप बीच हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच रविकांत ओझा जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनकी बात ले लेते हैं। रविकांत ओझा जी। जी धन्यवाद। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि आज जबलपुर से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की। साल 2024 के मद्देनजर इसको देखा जाए तो मां नर्मदा की पूजा की, और इस दौरान बजरंग बली की गदा का प्रदर्शन किया गया, 30 फीट लंबी गदा का। तो ये वही कांग्रेस है जो कर्नाटक में बात कर रही थी कि वो बजरंग दल पर भी एक्शन लेगी और पीएफआई पर भी एक्शन। तो आप इस हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे राज्य बदलते हैं, आप अपने मुद्दे बदल लेते हैं। आप कांग्रेस बतौर विपक्ष वहां व्यापम घोटाले की बात क्यों नहीं करती? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, उसकी बात क्यों नहीं की है? उसकी बात क्यों नहीं की जाती? मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बेहद खराब है, उसकी बात क्यों नहीं की कांग्रेस ने? क्योंकि उसे शॉर्टकट रास्ता लगता है ये सत्ता प्राप्ति का। उसे लगता है कि हिंदी बेल्ट में हम धर्म का इस्तेमाल करके आसानी से सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस ने पहली बार, मेरी जानकारी के अनुसार से, हो सकता है मैं गलत हूं, कांग्रेस ने पहली बार मध्य प्रदेश में पुजारी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जिस तरह से पार्टियों में अलग अलग प्रकोष्ठ होता है, तो मध्य प्रदेश में पुजारी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसकी क्या जरूरत है? जी। इसका साफ मतलब है कि जनता को इसे समझना होगा, जनता को जागरूक होना होगा। धर्म एक निजी मामला है, और देश उससे बड़ी चीज है। देश की भलाई, देश का विकास, उसे सोचना समझना हो, तब जाकर के हमें वोट देना। जी रविकांत जी, आप कह रहे थे, ये बात निश्चित रूप से जो कांग्रेस का उदाहरण आपने दिया, ये भी लगभग वही बात है जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और चूंकि इस पूरे सियासत में एक बात उल्लेख करना जरूरी है कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर बीजेपी ने साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब कांग्रेस को साबित करना पड़ रहा है कि नहीं, हम मुस्लिम परस्त नहीं, हिंदू परस्त हैं। तो इस तरीके से पूरा मुद्दा जन सरोकार का न होकर के कौन धर्म परस्त है, ये इसका मुद्दा होता जा रहा है। हाँ, आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन मुझे जानकारी है कि भ्रष्टाचार पर आज प्रियंका गांधी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में 22,000 घोषणाएं की हैं और उस पर अमल नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार की एक लंबी फेहरिस्त है, और वो फेहरिस्त करीब 2200 के करीब भ्रष्टाचार के स्कैम के मामले उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, चूंकि कर्नाटक में उनको फल दे गया है। मगर कुल मिला के देखा जाए तो ये मुद्दा जहां आप कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती दिख रही है, भाजपा भी करती दिख रही है, और ये नहीं होना चाहिए, यही बात आप कह रहे हैं। इसी बात के साथ मैं अनिल गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं।
अनिल गुप्ता जी, हम लोग थोड़ी चर्चा में आगे बढ़ चले हैं कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? कोई पार्टी इससे बची नहीं है, ये भी सच है। और कैसे सही लोकतंत्र की स्थापना होगी, ये भी बड़ा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी। आवाज आवाज नहीं आ रही प्रेम जी। आपकी आवाज साफ है, आप बोल सकते हैं। अच्छा, जी। असल में जो हमारा वर्तमान लोकतंत्र है वो बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसमें कि जनता विभाजित है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार में। तो इस लोकतंत्र में तो ये लोकतंत्र संचालित ही होता है इस विभाजनकारी प्रवृत्ति के साथ। इसलिए इस लोकतंत्र में धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कल्पना ही करना उचित नहीं है। अब यहाँ बात थोड़ा है सा कि टोकूंगा अनिल गुप्ता जी, थोड़ा सा, कि देखिए लोकतंत्र के ढांचे में तो कोई धार्मिक बात नहीं है ना। जो ये हमारे भारत की का स्वभाव है, जो आप कह रहे हैं कि धर्म भी है, भाषा भी, जाति है, लेकिन लोकतंत्र को तो इससे ऊपर उठकर चलना है। ये हमारा ढांचा है और हम नहीं चल रहे, ये हमारी समस्या है। जी। ये आदर्श स्थिति है कि हम इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों के आधार पर अपने लोकतंत्र को संचालित न करें, बल्कि हम जो लोकतंत्र के जो मूलभूत तत्व हैं उनके आधार पर हम काम करें। राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए उस पर हम अपना चुनाव करें, लेकिन जनता की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है और यहाँ के राजनीतिक दलों और राजनेताओं की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है। वो विभाजनकारी प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये आज तक संभव नहीं हो सका है। बावजूद इसके कि 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को जब चुनौतियां दी गई बीच बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। हालांकि वो फैसला सर्वसम्मत नहीं था, बहुमत के आधार पर था, कि और वो भी केवल एक बहुमत के आधार पर। लेकिन उस फैसले का सम्मान कोई भी जी, राजनीतिक दल नहीं करता दिखाई देता। जी जी, 4 में से 3 जजों ने उसका समर्थन किया था, एक ने विरोध किया था। हाँ, एक ने विरोध किया था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उस फैसले का जो बहुमत के आधार पर फैसला था, कोई भी राजनीतिक दल और इस देश के राजनेता प्रायः अनुसरण करते हुए नहीं देखे जाते, क्योंकि उनकी राजनीति चलती ही इसके आधार पर है, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि आदि। जी। मैं विकास जी के पास आता हूँ। विकास जी, देखिए, राजनीतिक दल तो मानने वाले नहीं हैं। उनको शॉर्टकट है धर्म के आधार पर वोट लेना, उनके लिए शॉर्टकट है कि समाज बटा रहे। लेकिन आम जनता क्या करे? ऐसे लोकतंत्र से तो अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहे हैं। जो आम लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है, सहूलियतें कम हो रही हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की समस्याएं जनता को ही भुगतनी पड़ रही है। क्रीमी लेयर तो समस्या को नहीं झेल रहा है। तो किया क्या जाए? कैसे कैसे बहुमत वाली सरकार स्थापित हो जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो? देखिए, बहुमत को पहले जो हम चर्चा के माध्यम से जो अपने सत्य बहुमत की चर्चा बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी जाति और धर्म के आधार पर सारी पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं, इवन अपने उम्मीदवार भी उसी जाति और धर्म के आधार पे ही अपने अपने क्षेत्रों में उतारती हैं, क्योंकि उनको पता है कि फलाना जाति का, फलाना धर्म का यहाँ पे वोटर ज़्यादा है, इसलिए उसी धर्म और जाति का उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि बहुमत, यानी कि पूरे देश में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट है उसका बहुमत यदि माना जाए, तो क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी इस तरीके से कोई भी काम करना चाहेगी? वो किसी धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवार उतारेगी? नहीं उतारेगी। कोई भी टिकट नहीं देगा इस आधार पे, क्योंकि जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट लेना हो, तो क्या आपको लगता है कि कौन पार्टी
किसी विशेष जाति का वोट छोड़ना चाहेगी? जब तक सभी जाति और धर्मों का वोट मिलेगा नहीं तो पूरे देश में ज्यादा वोट आ कैसे सकता है? आप बताइए इस बात को। तो जब पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट लेने हो और सभी जाति धर्मों के वोट लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो कभी डिवाइड और वाली बात हो सकती है? नहीं होगी। यही मैं कह रहा हूँ कि सच्चा लोकतंत्र जब ही होगा जब आप वोट के बहुमत से एक सरकार बनाने की स्थिति बनेगी, वैसी राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होगी, वैसी चर्चा शुरू होगी। यही हम कहना चाहते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी करते रह जाओ। आपने ही कहा ना कि चुनाव आयोग ने कानून बनाया और कानून का पालन कोई नहीं करता, तो ऐसे ना जाने कितने कानून बनाते रहना आगे, ये कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये बात की चर्चा न बनाया जाए बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों के माध्यम से, जैसा आप कर रहे हैं कि वोटों के आधार पर बहुमत का फैसला होना चाहिए। जब ही इसका रास्ता निकलेगा, जब भी आप सभी जाति धर्मों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। अदरवाइज सीटों पे अगर एक किसी लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए एक उम्मीदवार मात्र को जीतना, तो वहां तो सिर्फ ये देखा जाएगा ना कि फलाने जाति का वोट ज्यादा है तो वहां उसी जाति का उम्मीदवार उतारो। लेकिन अगर आप पूरे देश में करेंगे तो दूसरे क्षेत्र में तो उसका कंपनसेशन चाहिए, तो दूसरे जाति पे तो वोटों का असर आएगा ना, फिर उनको बुरा लगेगा। इसलिए आपको हर जाति धर्म को मिलाकर एक रूप में, एक रूपता के साथ एक एकता की बात बनेगी अगर वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था बनती है तो। यही समाधान है इसका। जी। मैं आज हालांकि टेक्निकल दिक्कत बहुत ज़्यादा है, हमारे गेस्ट जुड़ करके भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुनील पांडे जी को हमने स्क्रीन पर भी रखा हुआ है लेकिन पूरा ब्लैक है और वो विजिबल ही नहीं हो पा रहे। और अनिल गुप्ता जी के का भी विजुअल जो है आ रहा है जा रहा है, तो टेक्निकल बहुत दिक्कत है। हम इस चर्चा को थोड़ा समाप्त करना चाहेंगे जल्दी में। मैं ओम जी के पास आना चाहता हूँ। ओम जी, मुझे एक बात याद आ रही है कि कभी बिहार, आप तो बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार में कभी अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज क्या हम लोग सोच सकते हैं कि हिंदू बहुल प्रदेश में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाए? ये बस जो परिस्थितिगत बदलाव हुआ है वहां मैं इशारा कर रहा हूं। जी ओमनाथ जी। सर, आज के डेट में ये संभव नहीं है। जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उसमें तो कतई संभव नहीं है। कोई भी पार्टी किसी भी, माने वो जो आप बता रहे हैं कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र में मुस्लिम हो जाए, एक ये बिहार में तो खैर कतई संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी पार्टियां हैं सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आप एलजेपी को ले लीजिए, आप जेडीयू को ले लीजिए, आप आरजेडी के ले लीजिए, आप आरएलएसपी को ले लीजिए, जो भी अलग हट के वो अपनी पार्टी बनाए हैं उपेंद्र तो कुशवाहा। इसमें क्या बुराई है ओमनाथ जी? पार्टियां तो होती हैं, उम्मीदवारी दावेदारी पेश करने के लिए ही होती है। लेकिन आप योग व्यक्ति को आगे कीजिए ना। आप योग व्यक्ति अगर अब्दुल गफूर थे तो उनको लोग उस समय आगे किया। आज की वो परिस्थिति नहीं है। आज पहले क्या था कि लोग राज्य के बारे में सोचते थे, अपने विधानसभा के बारे में सोचते थे, अपने लोकसभा के बारे में सोचते थे। आज क्या हो गया है कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। विधानसभा को सिर्फ गुमराह करना है, वोट लेना है, चाहे वो जाति के नाम पे वोट मिल जाए, धर्म के नाम पे मिल जाए, या फिर कुछ प्रलोभन के नाम पे मिल जाए। आपको ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। ऐसे राजनीति नहीं चलेगी। आपको हम उदाहरण बता रहे हैं। तेजस्वी यादव, कभी लालू यादव के मुंह से आप सुने हैं, चाहे नीतीश कुमार के मुंह से, कि हमारे पार्टी में ये अमुक व्यक्ति हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं? नहीं सुने होंगे। वहां टैलेंट का मतलब है लालू यादव के बेटा, लालू यादव की बेटी। वहां नीतीश कुमार के यहाँ भगदड़ मचा हुआ है क्योंकि उनके यहाँ कोई उनका वारिस नहीं है। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के यहाँ वो अपने आप बेटे के लिए बेचैन है, अपने लिए बेचैन है। वो क्यों नहीं बोले कि कोई दूसरा शिव सैनिक आगे बढ़े? एनसीपी में सब जगह वही है, क्योंकि वोट तो उनको पता है, वोट हम जैसे तैसे ले लेंगे, काम अपना करना है। अगर जिस दिन जैसे सही मायने में जनता अगर उनको वोट देके जनता अगर सरकार बनाएगी, तब उनको चिंता होगी जनता की। आज उनको फिक्र है कि हम अपना चिंता करें, जनता को तो हम अपने अनुसार ढाल लेंगे। ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, क्योंकि मैं रविकांत ओझा जी के पास आता हूँ। रविकांत जी, ओमनाथ जी की बात से आप कितना सहमत हैं? कुछ हद तक मैं ओम जी की बात से सहमत हूँ। ओम जी ने जो कहा कि वो
जनता जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से इसको मोड़ते रहेंगे, चीजों को मोड़ते रहेंगे, धर्म के इस्तेमाल की सहायता से, धर्म की सहायता से सत्ता की प्राप्ति करते रहेंगे। हालांकि धर्म और जाति, हालांकि इन दिनों कुछ बदलाव आया है, जैसा ओम जी ने कहा, मनोज झा ने अपनी काबिलियत की बदौलत आरजेडी में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। आज वो दिल्ली में एक आवाज है, आरजेडी की आवाज है, लेकिन वो अपनी काबिलियत की वजह से है, ना कि धर्म की वजह से। राजनीति में काबिल लोगों का, मेरा ये कहना है कि राजनीति में काबिल लोगों की भी कमी होती है, जो जनता के असल मुद्दों को उठाएं, जनता के असल मुद्दों पर बात करें। जैसे अगर जनता जागरूक होगी, अगर जनता शिक्षित होगी, तो हमारे नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि वो जनता के से जुड़ी हुई बातें करें। मैं केरल का उदाहरण देता हूँ, केरल सबसे शिक्षित राज्य है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां धर्म की राजनीति उतनी नहीं होती जितना यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा, जागरूकता ही उपाय है इस संकट से निकलने का। जी, अनिल गुप्ता जी के पास मैं आता हूँ। अनिल गुप्ता जी, पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं, हालांकि डिस्टरबेंस के बीच हम लोग बात कर रहे हैं, तकनीकी दिक्कत है। फिर भी जो इस लोकतांत्रिक पद्धति में एक मजबूत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यह हस्तक्षेप कौन करेगा? जी, स्वाभाविक है कि जनता ही करेगी, और जनता तब कर पाएगी जब जन जागरण होगा। हम प्रेम जी आपको सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने मन से ही हम बोल रहे हैं, हम आपको कतई नहीं सुन पाए। तो जी, आपने जो पूछा था कि कैसे हस्तक्षेप होगा इस स्थिति में, हस्तक्षेप तो जनता ही करेगी, परिवर्तन भी जनता के ही बदौलत आएगा। ज्यों-ज्यों जनता जागरूक होगी, और जैसा कि मेरे पूर्व साथियों ने कहा, कि वक्ताओं ने कहा कि जनता जब शिक्षित होगी, उसमें जागरण बढ़ेगा, तो ये सब चीजें ठीक होंगी। जनता, असल में जनता की भागीदारी लोकतंत्र में है नहीं, वोट डालने के सिवाय। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और जनता के बीच में चुनाव के बाद भी डायलॉग रहे। ऐसा है नहीं। जनसंपर्क के नाम पर थोड़ा बहुत लोग अपने अपने जनप्रतिनिधि मिलते हैं अपने अपने समर्थकों से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये एक तरीका ये भी है कि ये डायलॉग बढ़ाया जाए। कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, और मुख्य बात तो यही है कि जनता जो लोकतंत्र में, लोक प्रशासन में अपना दिलचस्पी बढ़ाएगी, और दिलचस्पी बढ़ाने के बाद वो कदम उठाएगी, तभी ये स्थिति में बदलाव देखने को मिल पाएगा। जी, जी। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देने की आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। तकनीकी दिक्कत है, अच्छे से डिबेट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, और फिर भी जो भी चर्चा हुई है, गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई है। दर्शकों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र को लेकर के हम चिंतित हैं, लोकतंत्र में धर्म के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, जाति, भाषा और दूसरे तमाम नफ़रती बातों के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, और ये स्थिति बदलेगी कैसे? सत्ता का स्वरूप कैसे बदलेगा? कैसे जनता की भागीदारी बनेगी? कैसे कि जनता की भागीदारी से सरकार का निर्माण होगा? कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? कैसे सच्चे बहुमत की, सत्य बहुमत की स्थापना होगी? सत्य लोकतंत्र की स्थापना होगी? इस बात पर हम चिंता करते रहते हैं। आज इस बहस को यहीं विराम करने की हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। विकास जी, ओमनाथ जी, अनिल गुप्ता जी,
रविकांत ओझा जी और आप तमाम दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ सुनील पांडे जी भी जुड़े, हालांकि उनकी भागीदारी नहीं हो पाई, उनका भी बहुत बहुत आभार।